दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा में। मैं हूं आपका फ्रेंडली एडवोकेट। आज तारीख है 2 अप्रैल 2025। आज ही के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ की पॉलिसी को लागू करेंगे। पूरी दुनिया इसी के बारे में बात कर रही है कि कैसे इससे उनके देश पर असर पड़ेगा और देश की इंडस्ट्रीज पर असर पड़ेगा। लेकिन हमारा देश थोड़ा हटके है। हमारे देश में आज की डिबेट का विषय है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। सरकार का कहना है कि इसको इसलिए लाया जा रहा है गरीब मुसलमानों के बेनिफिट के लिए। लेकिन यहाँ पर दो पक्ष दिखते हैं। कुछ मुसलमान इसके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ मुसलमान इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और जहाँ की ऑपोजिशन की बात करें तो वो भी इसको अपोज कर रही है। आज ही के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर डिबेट चल रही है लोकसभा में कि इसको पास किया जाए या नहीं किया जाए। तो क्या होता है ये वक्फ और क्या है ये बिल और क्या था पुराना कानून जिसके अंडर ये वक्फ प्रॉपर्टीज रेगुलेट होती थी, सारी चीज़ों को समझेंगे आसान भाषा में। और फिर मैं आप पे छोड़ दूंगा ये डिसाइड करने के लिए कि आप डिसाइड करें कि आपके फ़ायदे के लिए है ये बिल या आपके अगेंस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वक्फ इस्लामिक लॉ के अंडर एक कॉन्सेप्ट है जहां पर एक मुस्लिम अपनी चल और अचल संपत्ति स्थायी रूप से डेडिकेट कर देता है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। और जब ये एक बार प्रॉपर्टी वक्फ कंसिडर हो जाती है तो इसके बाद इसको ना बेचा जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता है और ना ही इनहेरिट किया जाता है। ये मान लिया जाता है कि प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई है और इस प्रॉपर्टी को चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, चाहे जैसे कि मॉस्क रन करने के लिए या दरगाह रन करने के लिए या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको एडमिनिस्टर करता है एक वक्फ बोर्ड जो वक्फ एक्ट 1995 के अंडर एस्टैब्लिश होता है करेंटली। 2024 के डेटा के अनुसार देश भर में करीब 8.72 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ प्रॉपर्टीज की तरह रजिस्टर्ड है और ये रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर आती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाजी अली दरगाह जो मुंबई में सिचुएटेड है, ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इसको मैनेज करता है। ऐसे ही जामा मस्जिद जो दिल्ली में सिचुएटेड है, इसको दिल्ली वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। और इतना ही नहीं, हजरत निजामुद्दीन जो दरगाह है जो रॉकस्टार मूवी में भी काफ़ी फेमस हुई थी, इसको भी दिल्ली वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के। अब ये सवाल उठता है कि आज तक ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ गवर्न कैसे हो रही थी। तो दोस्तों, एक कानून है वक्फ एक्ट 1995 जो इस प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट, गवर्न और मैनेज करता है। तो अब यहाँ पे बात करें तो क्रिएशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज कैसे होती है। तो 3 तरीके से आप वर्क प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका है वक़फ़नामा, जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो और उसको रजिस्टर होती है ऑफन। दूसरा तरीका है ओरल डिक्लेरेशन। तीसरा तरीका है वर्क बाय यूज़र। इसका मतलब है कि लॉन्ग टाइम यूज से अगर कोई प्रॉपर्टी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज होती आ रही है तो उसको मान लिया जाता है कि ये वर्क प्रॉपर्टी है विदाउट एनी फॉर्मल डीड। तो गौरव गोगोई जो एक कांग्रेस के सांसद हैं, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उन्होंने बताया था कि 8.72 लाख प्रॉपर्टीज ऑफ वक्फ में से अराउंड 4.02 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर की तरह ट्रीट की जाती हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं ईदगाह मैदान बेंगलुरु और सुनहरी बाग मस्जिद न्यू दिल्ली। तो अराउंड 4.02 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर की तरह रजिस्टर्ड हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पे नोट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन वर्क प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो दोस्तों, एक बार ये वर्क प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती थी किन्हीं भी 3 तरीकों से, जैसे मैंने आपको समझाया था। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है और इसको ओवरसी करता है एक सेंट्रल वर्क काउंसिल जिसका चेयरपर्सन होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर, यानी अभी करीम रिजिजू उसके चेयरपर्सन है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है इन वर्क बोर्ड का, ये स्टेट वर्क बोर्ड के साथ होता है, ये रिस्पेक्टिव स्टेट में जहाँ सिचुएटेड होती है। उसके बाद जो स्टेट बोर्ड है वो उसके वेरीफाई करता है, इसको क्लेम को वेरीफाई करता है, असेस करता है असेसमेंट ऑफिसर के थ्रू। उसके बाद अपनी रजिस्ट्री ऑफ जो वक्फ बोर्ड की जो रजिस्टर है उसमें इसकी एंट्री कर देता है। तो एक बार जब एंट्री हो जाती है तो इसको लीगल स्टेटस मिल जाता है। इसको फिर ये बचाता है इंक्रोचमेंट या अदर ड्राइव से। यूँ तो स्टेट वक्फ बोर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल वर्क काउंसिल के तहत ही काम करते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और स्टेट वक्फ बोर्ड्स के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहे हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में। और कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे 123 प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली में जो कि प्राइम लोकेशन जैसे कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड में सिचुएटेड हैं और इसका केस ऑनगोइंग चल रहा है अभी दिल्ली हाई कोर्ट में। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट वक्फ बोर्ड के बीच में ताजमहल को लेकर, जामा मस्जिद को लेकर और कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के एक पार्ट को लेकर भी डिस्प्यूट हुआ है। तो यहाँ पर ये कहना सही होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट वक्फ बोर्ड दोनों अपना क्लेम करते हैं और उसका डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुँच जाता है।
अब आते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पे, जिस पे आज बहस चल रही है, जिसको सरकार का कहना है कि वो गरीब मुसलमानों के हित में इसको लेके आई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या डिफरेंसेस हैं वक्फ एक्ट 1995 और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि 40 अमेंडमेंट्स किए गए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में। तो सारे 40 अमेंडमेंट्स की तो बात नहीं करेंगे, हम मेन अमेंडमेंट्स की बात करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट पढ़ के आपको बताऊंगा कि पहले क्या था और नए लॉ में क्या चेंज आया है। तो दोस्तों पहले वक्फ एक्ट 1995 ये नाम था, इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। तो इसका नया नाम प्रपोज किया गया है। तो इसमें क्या होता था कि पहले क्या होता था, 2013 में अमेंडमेंट हुई थी 1995 एक्ट में, जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते थे। लेकिन इसमें नए वाले एक्ट में ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम, जो मुस्लिम है वो भी 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है वो एटलीस्ट, वही वक्फ क्रिएट कर सकता है। यानी 5 साल से कम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वक्फ क्रिएट नहीं कर सकता, और जो नॉन मुस्लिम है जो 2013 में के अमेंडमेंट के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग वक्फ को दे सकता था, वो अब नहीं दे सकता। तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने बताया 1995 के एक्ट के अंदर वक्फ की क्रिएशन हो सकती थी वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट से, जिसमें बोला जाता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, जैसे ग्रेवयार्ड के लिए यूज़ की जा रही है, तो उसको अज्यूम कर लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। तो वक्फ बाय यूजर की कॉन्सेप्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जेपीसी में बोला है अराउंड 4.02 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट में एज वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं। तो यहां पर सवाल उठता है कि ये जो 4.02 लाख प्रॉपर्टीज है, क्या इस पे भी डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है अब सेंट्रल गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड्स के बीच में? वक्फ एक्ट 1995 ये बोलता है कि जो सीईओ है वो बोर्ड का, वो कोई मुस्लिम ही होना चाहिए, लेकिन जो अमेंडमेंट है 2024 की, वो इसको हटा देती है, इस प्रोविजन को, इस रिस्ट्रिक्शन को। अब सीईओ जो है वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। 6th पॉइंट, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डाइवर्स मुस्लिम सेक्ट्स जैसे शिया, बोरा, सुन्नी और अदर बैकवर्ड क्लासेस। 7th पॉइंट, वक्फ एक्ट 1995 के अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, जो सर्वे करने की वक्फ प्रॉपर्टीज को, वो एक सर्वे कमिश्नर के पास थी, जो कि अब ट्रांसफर करके 2024 के अमेंडमेंट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कर दी गई है। 8th पॉइंट, अंडर द वक्फ एक्ट 1995 जो वक्फ बोर्ड होते थे और जो ट्राइब्यूनल्स होते थे वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते थे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, और उनका डिसीजन फाइनल होता था, जो कि हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता था। लेकिन अभी ये जो पावर है वो अंडर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2024 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ट्रांसफर करने की बात कर दी गई है, जिससे कि ट्राइब्यूनल्स और यहाँ पे बोर्ड्स की पावर को कम कर दिया गया है। 9th पॉइंट, वक्फ एक्ट 1995 में जो वक्फ ट्राइब्यूनल होता था उसमें 3 मेंबर्स होते थे। पहला होता था चेयरमैन, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज होता था, एडीजी होता था, फॉर्मर या एग्जिस्टिंग। दूसरा होता था कि एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर मिनिमम ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर, और तीसरा होता था एक इस्लामिक स्कॉलर जिसको इस्लाम धर्म की नॉलेज होती थी। लेकिन जो नए अमेंडमेंट बिल है इसमें प्रपोज किया गया कि ट्राइब्यूनल में अब सिर्फ 2 मेंबर्स ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज और एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, और यानी कि इस्लामिक स्कॉलर की जो रिक्वायरमेंट थी तीसरे मेंबर की, उसको हटा दी गई है। 10th पॉइंट, अमेंडमेंट बिल ये इंट्रोड्यूस करता है कि सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, और मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ वक्फ डिटेल्स ऑन दिस पोर्टल, इसी पोर्टल में मैंडेटरी फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 6 months, मे लूज लीगल रिकोर्स इन डिस्प्यूट्स। तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों अमेंडमेंट बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई है कि वो डायरेक्ट ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के बाय CAG ऑफ इंडिया किसी भी टाइम। अगला पॉइंट, अमेंडमेंट बिल ये मैंडेट करता है कि कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो 6 महीने में हो जाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 1 साल के अंदर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाना चाहिए। दोस्तों अमेंडमेंट बिल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये डिटरमाइन करता है कि कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ओन्ड है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी की तरह रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जब तक कोर्ट उस पर फैसला ना सुना दे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये मैंडेट करता है कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। ये पहले प्रेजेंट नहीं था पहले वाली एक्ट में। और जो नया अमेंडमेंट बिल है ये भी मैंडेट करता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स में 2 महिलाएं होनी चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी से। दोस्तों आप समझते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है कि ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ मुस्लिम संगठन इस बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट,
वो बोलते हैं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर को काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जो ट्राइब्यूनल और बोर्ड की पावर को सरपास करता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट वक्फ बोर्ड में डिस्प्यूट चल रहा है। तो अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है वही डिटरमाइन करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बन जाता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट, इसमें ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब ये ऑर्डर पास करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वर्क प्रॉपर्टी है तो उसको हाई कोर्ट में डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अर्लियर एक्ट में ये मेंशन था कि ट्राइब्यूनल से का जो ऑर्डर होगा वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जो कि अभी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑर्डर होगा उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। वैसे तो हाई कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, इनहेरेंट जुरिडिक्शन होती है कि कोई भी ऑर्डर जो है अपने पास एंटरटेन कर सकता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली बोलते हैं अपोजिशन वाले कि इसमें मेंशन नहीं है। तीसरा पॉइंट, ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि ये जो बिल है ये संविधान के आर्टिकल 25 और 26 को डायरेक्टली वायलेट करता है, जिसमें ये कहता है कि नॉन मुस्लिम भी स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स हो सकते हैं। तो आर्टिकल 25 और 26 ये आज़ादी देता है हर धर्म को कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स अपने हिसाब से चलाए, तो उनके हिसाब से इसका वायलेशन है। बाकी तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसका वायलेशन है कि नहीं है। फोर्थ पॉइंट, नए अमेंडमेंट बिल में जो वर्क का क्रिएशन होता था, क्रिएशन बाय यूजर, जिसमें कहते थे कि बहुत डिकेड से कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो उसको डीम कर लिया जाता था कि वो एक वर्क रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, तो उसको हटाने से काफ़ी डिस्प्यूट्स पैदा होंगे। और अराउंड 4 लाख ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपोजिशन का कहना है, जो ऐसे वर्क बाय यूजर से रजिस्टर्ड है जिसमें खतरा पैदा होता है। विपक्ष का कहना है अमेंडमेंट बिल में जो बात कही गई है कि मुस्लिम 5 साल तक एटलीस्ट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए वर्क क्रिएट करने के लिए, वो एक्सक्लूड करता है बाकी सारे मुस्लिम्स को जो रिसेंटली कन्वर्ट हुए हैं और 5 साल से कम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। और वो ये इशू भी उठाते हैं कि 2013 अमेंडमेंट में नॉन मुस्लिम्स को भी राइट दे दी गई थी कि वो एग्जिस्टिंग वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो उन्हें हटाकर भी जो है इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को हार्म करता है ये बिल। एक पॉइंट जो अपोजिशन रेस कर रही है कि बहुत सेंट्रलाइज सिस्टम बना देता है। CAG जो है अब जो है ऑडिट कर सकता है डायरेक्ट वर्क प्रॉपर्टीज़ को, तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में आ जाती है। और आखिर में यही बोलती है विपक्ष कि लैक ऑफ कंसल्टेशन, जो मेजॉरिटी मुस्लिम ग्रुप्स हैं या अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे ढंग से कंसल्ट नहीं करा गया और जल्दबाजी में इस बिल को प्रेजेंट किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट का तर्क ये है कि ये जो बिल है ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है और उन सेक्शंस को भी इसका पार्ट बनाता है जो पहले नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दोनों तर्क बता दिए दोनों साइड से। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ डिसाइड करने के लिए कि आपके फेवर में है या नहीं है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू। मैं हूँ आपका फ्रेंडली एडवोकेट सूरज शर्मा।